चलिए भाई, चलिए थोड़ा सा पहले सेकंड का सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से पहले सिलेबस देख लीजिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है सेकंड पेपर में। तो मुख्यतः अगर कहा जाए तो सेकंड पेपर में आपकी 4 यूनिटें हैं। ठीक है, सेकंड पेपर में क्या है, 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट है प्रकाशिकी। अगर यूनिट की बात करेंगे तो पहली यूनिट है प्रकाशिकी, यानी लाइट आपको पढ़ना है। ठीक है, जो पहली यूनिट है वो आपकी क्या है, लाइट के बारे में आपको पढ़ना है, लाइट है। उसके बाद फिर अगली यूनिट की अगर बात करेंगे तो यूनिट 2 है आपकी द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैती प्रकृति। ठीक है, डबल नेचर आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे यूनिट 3 की, तो जो नेक्स्ट यूनिट आपकी है वो है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक। और जो इसकी चौथी यूनिट है, ठीक है, वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको बोलते हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कहा जा सकता है कि अगर कहा जाए तो बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, जो सिलेबस है आपका आपके सामने है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अगर आप कहें देखने की दृष्टि तो जितना हो गया है, वैसे तो कहा जाए तो एक पेपर हो गया आपका है, एक पेपर बचा है, तो बराबर बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो उधर का जो हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा है, आप कह सकते हैं टाइम टेकिंग है। ठीक है, वो ज़्यादा टाइम लेता है। ये वाला जो आपका हिस्सा है ये इतना ज़्यादा टाइम लेता नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं जो कुछ समय लगेगा खाली इस वाले में लगेगा, बाकी जो आपके हैं वो एज अ कहानी है। ठीक है, जिसमें आप एक्सपर्ट ही हैं। कहने का मतलब है ये वाला जो है इसमें आप जितना ज़्यादा सुनेंगे, आप समझ रहे हैं, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसी तरह के हैं। ठीक है, सिस्टम्स जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं आपके, ये वाला अगर ये यूनिट इसकी बात करी जाए तो ये यूनिट आपका लगभग पढ़ा है। इस यूनिट में कुछ है नहीं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा नाभिक वाभिक कि परमाणु संरचना क्या होता है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, इस तरह का। ठीक है, बस वही है। तो यानी आप ये कह दें कि ये वाला अगर देखा जाए तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, पढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत हिस्सा इस वाले चैप्टर का भी आपने पढ़ रखा है। कौन सा हिस्सा पढ़ रखा है इस वाले चैप्टर का? इस वाले चैप्टर का जैसे प्रकाश की द्वैती प्रकृति, ठीक है, डी ब्रोगली के समीकरण, इस तरह के कई सारे हिस्से इस चैप्टर के भी हैं जो आपने पढ़ रखे हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में ये पढ़ रखा है। ये वाला जो आपका है ये तो पूरी तरह से फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा है, पूरा का पूरा चैप्टर ही वही है। वहाँ भी पहला चैप्टर परमाणु संरचना है, यहाँ भी पहला चैप्टर परमाणु संरचना है। इसमें इस वाले की बात करेंगे तो सबसे अच्छा टॉपिक ये है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला भी टॉपिक है। यानी सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए पेपर भर में सबसे ज़्यादा कुछ पूछा जाता है तो इस हिस्से से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब जो आपका है, अब जो लाइट शुरू होनी है, अब लाइट का पहले सबसे पहले तो आप सिलेबस देख लीजिए कि भाई लाइट में सिलेबस हमें क्या क्या देखना है। ठीक है, तो पहली चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए सिस्टम, फिर देखते हैं। ये आपका क्या है, प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी में 2 4 5 चीज़ें देखनी होती है हमें। प्रकाशिकी की अगर बात करें तो एक तो अपवर्तन का सिस्टम देखना होगा, एक परावर्तन का सिस्टम देखना होगा। या अगर मोटे स्तर पर हम इनका डिवाइडेशन करें तो आपको 2 तरह की चीज़ें देखनी है। एक वो देखनी है जिनके परिणाम स्वरूप ये स्पष्ट होता है कि क्या नाम, प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। कुछ चीज़ें ऐसी पढ़नी है हमको जो ये बताएंगी हमें कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपको ऐसी पढ़नी है जो ये एक्सप्लेन करेंगी कि प्रकाश सीधी रेखा में ना चलकर कैसा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, मतलब तरंग के रूप में चलता है। ये 2 हिस्से आपको मुख्यतः, क्योंकि अभी तक जो हम जानते हैं, अभी तक जो आप जानते होंगे वो यही जानते हैं कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है।
ये तो जानते हैं भाई। अभी तक प्रकाश के बारे में हमें ये नहीं पता है कि प्रकाश कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा भी चल लेता है या प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। अभी तक हम सिर्फ ये जानते हैं क्योंकि हमें जो घटनाएं बताई गई बहुत हद है। हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक आपने जो पढ़ा होगा क्योंकि शुरुआत तो बिल्कुल शुरू से है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमने कभी सुना नहीं प्रकाश के बारे में। अब हो सकता है कह दें, वो अलग बात है, लेकिन अगर कहा जाए तो 6 में भी है प्रकाश, 7 में भी प्रकाश का हिस्सा है थोड़ा, 8 में भी है प्रकाश का हिस्सा, 9 में भी है और 10 में भी है। यानी आप कह सकते हैं आपने शायद कुछ फार्मूले सुने होंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, वक्रता त्रिज्या, इस तरह के कुछ फार्मूले सुने होंगे। लेंस का कुछ नाम तो सुना होगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत आपका वहाँ से है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका डिटेल में नहीं है, क्योंकि ऑप्टिक्स फिर आगे जाएंगे तो ऑप्टिक्स की पूरी बुक्स मिलेंगी, तो वहाँ ज़्यादा हाइयर है, यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें इसमें आपको देखनी है यहाँ पे। तो वो थोड़ा बहुत हिस्सा जो आप पढ़ के आए हैं, वो अभी तक जो पढ़ के आए हैं आपने बहुत हद है। अगर मैक्सिमम इसमें पढ़ रखा है तो अपवर्तन पढ़ रखा होगा और परावर्तन पढ़ा होगा, ठीक है। अपवर्तन और परावर्तन बहुत हद है। नेत्र वेत्र पढ़ा होगा, हो सकता है आँख वाँख के स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, तो वो सब उसी में आता है कि आपका जो रास्ता है उसका, यानी जो मार्ग है उसका, या कह सकते हैं उसका जो पथ है वो कैसा है, सरल रेखी है, ये अभी तक बताया गया, ठीक है। इतना आप जानते हैं। कैसे आप कहीं देखें टार्च वार्च मारें तो कैसे जाती है वेव, सीधे ही तो जाती है, कभी ऐसे ऐसे तो नहीं जाती है। तो इस हिसाब से जब हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं तो हमको यही लगता है कि प्रकाश का पथ कैसा है, सरल रेखी है, यानी ऋजु रेखी है। मतलब वो क्या करता है, ठीक है, 180 डिग्री पर सीधे जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ हिस्से पढ़ने हैं जो ये एक्सप्लेन करेंगे कि प्रकाश कैसा है, सरल रेखी है, और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रकाश क्या है, तरंग के रूप में भी चलता है। आपको कुछ इस तरह का हिस्सा पढ़ना है। तो इसमें जो मुख्यतः 3-4 चीज़ें पढ़नी है, वो पहला हिस्सा हो गया अपवर्तन परावर्तन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो पहला है वो है प्रकाश का परावर्तन। फिर उसके बाद, ठीक है, अगला जो हिस्सा है वो है गोलीय पृष्ठों से परावर्तन। जो अगला हिस्सा है वो गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन तथा परावर्तन, या जिसको आप लेंस कह सकते हैं, ठीक है, लेंस के बारे में। तो आपका जो दूसरा सिस्टम है उसको अगर शॉर्ट में हम कह दें तो आपको क्या करना है, लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे की बात करेंगे तो आपको प्रिज्म पढ़ना है, ठीक है। प्रिज्म, ये शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, पूरे चैप्टर के नाम नहीं लिख रहे हैं, प्रिज्म, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगर आगे बात करेंगे तो आपको इसमें प्रकाशिक यंत्र पढ़ने हैं, प्रकाशिक, ठीक है, यंत्र पढ़ने हैं, जिसमें मानव नेत्र भी होगा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इस तरह का भी हिस्सा होगा। यानी आपको मुख्यतः क्या करना है, प्रकाशिक यंत्र पढ़ने हैं। इसके हिस्से में मानव नेत्र, ठीक है, और इसके साथ साथ सूक्ष्मदर्शियाँ और दूरदर्शियाँ आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अगले पर आते हैं तो ये लगभग इतना आपका जो है ये पढ़ना है। ये एक्सप्लेन करेगा कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, उसके आधार पर आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये एक्सप्लेन करते हुए कि प्रकाश भैया कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। अब बात करते हैं इनके तरंगों के हिसाब की, तरंग सिद्धांत की। तो तरंग सिद्धांत का जो पहला टॉपिक पढ़ना है आपको, हाइगन्स के नियम पढ़ने हैं, हाइगन्स का सिद्धांत, ठीक है। हाइगन्स ने जो बताया था उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक इसमें पढ़ना है व्यतिकरण, ठीक है, यानी इंटरफेरेंस। अगला आपको पढ़ना है विवर्तन, और फिर अगला आपको पढ़ना है लास्ट ध्रुवण, ठीक है। इस बार तो शायद है, ये अभी तक था नहीं, हटा दिया गया था, वो नहीं, कोविड वाला चल रहा था, 30% हटाया गया, तो ये हटाया गया था। तो यहाँ से अब आप अगर देखें, इतना टॉपिक मुख्यतः आपको क्या करना है, सेकंड पेपर में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ जो लाइट का हिस्सा है, लाइट के हिस्से में आपको क्या करना है, इतनी चीज़ें मुख्यतः पढ़नी है। जिसमें से अगर सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से बताएं आपको, तो देखिए सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा आता है, कन्फर्म है आएगा, और जहाँ तक है लॉन्ग आंसर आएगा। एक ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर भर में, समझ रहे हैं, केवल एक ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर भर में। देखिए हमने आपको कई बार बताया है कि हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सिस्टम से चलना पड़ता है। सिस्टम से ये कि हमको सिलेबस एक बार देखना पड़ता है कि भाई हम सिलेबस देखें कि क्या है। तो जब सिलेबस देखते हैं तो हमको पकड़ में कुछ ऐसा आता है
आप भी पकड़ सकते हैं कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, या किस जगह से आपने पीछे सिलेबस देखा हो चाहे ना देखा हो, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पढ़ना हमारे लिए लाभदायक है, क्या नुकसानदायक तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या हमें ठीक है आगे आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा और आसानी से हम क्या कर देंगे पेपर में कराएंगे। कुछ हिस्से होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने वैद्युत पढ़ा, चुंबक पढ़ा, खाली कितनी यूनिट पढ़ी, 2 ही यूनिट तो पढ़ी है। शुरुआत से लेकर कब से पढ़ा रहे हैं, हमको लग रहा फरवरी से शुरू किया था इस बार, फरवरी के कुछ थोड़े दिन पढ़ाया था, फिर उसके बाद शायद मई वही से ही शुरू कर दिया था हमको लग रहा, यानी पूरा जून पढ़ाया इस साल, मई भी पढ़ाया, पूरा जून भी पढ़ाया, फिर कंटिन्यूस पढ़ाया। तो आप कह सकते हैं बहुत समय पढ़ा दिया। अभी तक क्या हुआ, खाली 2 यूनिट पढ़ा पाए, एक चुंबक और एक वैद्युत, उसमें भी अभी चुंबक का न्यूमेरिकल बचा हुआ है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं बहुत समय दे दिया हमने, लेकिन अभी हम उसको कंप्लीट पूरा का पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ के हिस्से हैं आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, इसीलिए उधर का समय ज़्यादा लिया जाता है, इधर कम हो जाता है। अब जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि हमको क्या करना, वहाँ जैसे है आपने कितनी यूनिट पढ़ी, मात्र 2 यूनिटें पढ़ी, चैप्टर बहुत हद है, 5-6 उधर होंगे, 5-6 उसमें होंगे, बहुत हद है 8-9 चैप्टर पढ़े होंगे, यही तो होगा भाई, 8-9 चैप्टर पढ़े होंगे। अब उसमें इतना समय लग गया, इतना समय तो बचा भी नहीं है कि बचा है, अब तो मुश्किल से मैक्सिमम 2 महीने, बहुत हद है तो 2 महीने बचा है। अब आपको क्या करना है, इसी को 2 महीने में ही खींचना है। तो जब भी सिलेबस देखते हैं हम, तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी चीज़ें छोटी हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो सिलेबस बनाया जाता है वो इससे नहीं बनाया जाता कि कौन सा कितना बड़ा है कितना पूछा जाएगा, कौन सा कितना छोटा है तो कितना पूछा जाएगा कितना नहीं पूछा जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें, ऐसे नहीं होता है। सिलेबस लगभग इस तरह से बनाया जाता है कि हर जगह से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हिस्सा आपका थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए। कोशिश यही करी जाती है कि पूरा का पूरा बुक है, जो पूरा का पूरा पेपर है, वहाँ से लगभग थोड़ा बहुत हिस्सा हर जगह से पूछ लिया जाए। तो इसमें बेनिफिट क्या मिलता है, इसमें बेनिफिट ये मिलता है कि जो आपके चैप्टर छोटे छोटे हैं, जैसे ये 2 या 3 पेज का होगा, ये भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। इधर ये हो गया, आगे जाओगे नाभिक वाला, जो आपका परमाणु और नाभिक करके है, पूरी जो आपके यहाँ के कोर्स में पूरी की पूरी यूनिट, उसमें 2 या 3 चैप्टर होंगे, पूरे के पूरे 2-3 पेज के होंगे, 4 पेज के, बस खत्म, ठीक है। यानी कहने का द्वितीय प्रकृति वाला भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सब चैप्टर्स क्या हैं, छोटे छोटे हैं छोटे छोटे हिस्से। अब जैसे ये है, घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन होगा, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यंग का एक प्रयोग है यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आप क्या समझते हैं, पूरा एक क्वेश्चन है खाली पूरे भर में। अब क्या है, पूछा तो जाना ही, कभी आंसर उठा के देखिएगा, हर हाल में लिखा होगा यंग के प्रयोग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यंग से डबल स्लिट या द्विच्छेदी का प्रयोग क्या होता है, एक ही क्वेश्चन है, पूछा जरूर जाना है, एक ही क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। विवर्तन को समझाइए। प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, ध्रुवण की 1-2 घटनाएं हैं, अपवर्तन है, द्विपवर्तन है, बस। यानी कहने का मतलब ये हिस्से बहुत थोड़े थोड़े से हैं और इम्पॉर्टेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें आएंगे बहुत ज़्यादा, ये भी बड़ा नहीं है, ये खाली मानव नेत्र है और केवल दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, जिसमें अगर कुछ पूछा जाता है तो केवल परावर्तक दूरदर्शी का हिस्सा पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है, समझ रहे हैं। यानी कह सकते हैं इसमें से केवल एक टॉपिक आपको छोटा सा पढ़ना है, परावर्तक दूरदर्शी, जो पूछा जाता है, बाकी आपका कुछ इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रिज्म में, तो प्रिज्म का भी बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, क्योंकि प्रिज्म होता ही छोटा सा है, उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया इसको कि प्रिज्म में है क्या, बस प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म का विचलन पढ़ेंगे कि कितना डेविएशन हो गया है, और वही घटना जो आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं विबग्योर वाली, कि प्रिज्म निकालेंगे यहाँ से तो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, इन रंगों में डिवाइड हो जाएगा, बस यही थोड़ा बहुत हिस्सा है, एक आधे प्रूफ हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ से लेकर चल रहे हैं हम, सब छोटे छोटे से हिस्से हैं। बचता क्या है, खाली 2 चीज़ें बचती हैं, एक तो प्रकाश के परावर्तन के नियम है, और एक आपका है लेंस से रिलेटेड चैप्टर, जो कि क्या है, गोलीय जो आपका पृष्ठ है उससे अपवर्तन और परावर्तन की घटनाएं किस तरह की होंगी, ये मेन हिस्से बचते हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो थोड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर ये पढ़ लेंगे, अगर एक ही एक क्वेश्चन आ गया तो कम से कम 3-4-5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर से अगर एक ही क्वेश्चन आ गया, एक ही एक है पूरे चैप्टर भर में, अगर एक ही एक पूछ लिया गया तो 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, 50-100 थोड़ी आने भाई, बहुत हद है 15-18 होंगे,
इससे ज़्यादा तो सब मिला के क्वेश्चन होते नहीं। तो वही चीज़ें 5-6 यहीं से आ गए। अगले हिस्से हैं जो इसका वही मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा आगे वाला जो है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ ये सब हैं, उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, ठीक है, दिष्टकारी हो गया। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स हैं, मतलब पेपर उनके बिना कह सकते हो बन ही नहीं सकता है। आइंस्टीन का द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत हो गया, ये सब इतने इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं कि इनके बिना पेपर कभी भी बन ही नहीं सकता है, आप ये कह सकते हैं सीधी सी बात। तो पेपर में वही आना है। तो इधर का हिस्सा जो है बिल्कुल फिक्स है। और सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए फिजिक्स का, आप आंसर उठा के देखिएगा तो मेन हिस्सा जो पूछा जाता है वो क्या है, सेकंड पेपर का ही हिस्सा पूछा जाता है, ठीक है। उधर का हिस्सा कम पूछा जाता है, ठीक है। उधर के हिस्सों की अगर बात करेंगे तो एक आधा प्रूफ आपका पहले वाले चैप्टर का होगा, एक आधा किसका होगा, जो आपका चुंबक है उसका होगा। बाकी सवाल उधर से होते हैं थोड़े बहुत। इधर के सवाल बहुत अच्छे हैं, उधर के सवाल बहुत कन्फ्यूजन वाले हैं, बोरिंग है। इधर के सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मतलब है इस तरह के होंगे। E बराबर hν का सूत्र लगाना है, आपको दे दिया जाएगा कि प्रकाश इतने तरंग दैर्ध्य के साथ या इतनी, ठीक है, आवृत्ति के साथ जा रहा था, अब क्या करो, ऊर्जा निकालो। तो क्या करना है, E बराबर hν लगाना है। H का मान आपको रखना है, नियतांक है, प्लांक नियतांक, ठीक है, 6.6 लगभग × 10⁻⁻34, ये आपको मान रख देना है। जितना न्यू या लेमडा दिया हो वो रखना है आपको, बाकी क्या कर देना है, निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस का मैनेजमेंट है यहाँ से कुछ। अब पहला चैप्टर जो है आपका, ठीक है, वो हम शुरू करेंगे यहाँ से। तो पहले थोड़ा बहुत सुन लें, फिर ये लिखाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है प्रकाश के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है आप भी जानते हो, अगर कुछ जानते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत जो कुछ जानते हो प्रकाश क्या है, अगर कुछ जानते हो तो बताएं आप थोड़ा बहुत, ठीक है। प्रकाश जानते हैं क्या है, जो जल रहा है, ठीक है। प्रकाश पहली चीज़, तो सबसे पहली चीज़ है यही जो निकल कर आई, प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, आप जिसको विकिरण ऊर्जा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें मिलता है किसके थ्रू मिलता है, विकिरण के थ्रू मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। और कोई पॉइंट, एक आधे, सभी लोग एक आधा बोले तो हो सकता है 3-4 पॉइंट निकल आए, और वही होते हैं प्रकाश में, और कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए प्रकाश कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि आप जानते नहीं। प्रकाश यार, बिना प्रकाश तो बेकार ही है। तो प्रकाश के बारे में जानते सभी लोग हैं कुछ ना कुछ, बस आप क्या जानते हैं, क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं वो बता दीजिए थोड़ा बहुत, 1-2 पॉइंट। प्रकाश तरंग है, ठीक है, वो तो आगे का हिस्सा हो गया, ठीक है, कि अभी बताया कि प्रकाश आपका तरंग रूप में चलेगा, अभी बताया ना कि सीधी रेखा में चलेगा, इसमें चलेगा। चलिए 2 पॉइंट आ गए। एक, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, प्रकाश एक तरंग रूप है, यानी तरंग के फॉर्म में चलता है। और बताएं 1-2, प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट आ गया, बहुत अच्छा पॉइंट आया है, ठीक है। अब प्रकाश, ठीक है, मतलब प्रकाश के जो दिखने का प्रोसीजर है कि प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। तो ये क्या सिद्धांत लगता है कि प्रकाश, ठीक है, अगर है मतलब हमें कोई वस्तु दिखेगी तो कैसे दिखेगी, कि प्रकाश कहाँ पड़े कि हमें वस्तु दिखेगी, हमारी आंखों पर पड़ जाए प्रकाश, कि कहीं दूसरी जगह पड़ जाए प्रकाश, कि कहीं तीसरी जगह पड़ जाए, कहाँ पर पड़े, हाँ वस्तु पर पड़ना चाहिए। आंखों पर प्रकाश पड़ेगा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है पढ़ने का सिद्धांत ये है कि प्रकाश का नियम है जिस वस्तु पर पड़ेगा वो वस्तु हमें दिखाई पड़ेगी। कैसे दिखाई पड़ेगी, किस सिद्धांत के अनुसार, तो भैया जब यहाँ से प्रकाश मान लीजिए इस पर पड़ा के, तो क्या होगा, यहाँ से कुछ किरणें क्या होंगी, निकलेंगी वापस। जब ये प्रकाश गिरा है तो यहाँ से क्या होगा, विकिरण, वही परावर्तन का नियम लगेगा, और यहाँ से कुछ किरणें वापस निकलेंगी। जो किरणें वापस निकलेंगी कहाँ तक पहुँचेंगी, हमारे आँख के रेटिना तक पहुँचेंगी। यही तो है, आँख तक ही पहुँचेंगी, यानी आँख के रेटिना तक पहुँचेंगी। और रेटिना पर क्या करेंगी, ये प्रतिबिंब बनाएंगी। कैसा, उल्टा। रेटिना पर क्या करेंगी, इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाएंगी, तब जाके हमको क्या होगा, एक सीधी वस्तु दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट आपके निकल कर आ गए। तो अगर प्रकाश के बारे में बताया जाए तो बस यही है ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कि प्रकाश के बारे में अगर कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं प्रकाश एक तरह की विकिरण ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। इसके साथ साथ प्रकाश जिस वस्तु पर गिरता है उस वस्तु से कुछ विकिरण या कुछ प्रकाश तरंगें निकलती हैं जो हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हमको क्या होती है, वस्तु दिखाई पड़ती है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सिद्धांत है प्रकाश का।
अब उसके बाद आता है प्रकाश में अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, जो प्रकाश का है वो अपवर्तन और परावर्तन आता है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि समझते चलें ढंग से, लगभग याद ही होता चलेगा, कुछ ऐसा है नहीं। और इसमें प्रूफ की अगर बात करें तो भैया प्रूफ में फिजिक्स कहीं लगनी नहीं है, समझ रहे हैं? फिजिक्स का प्रूफों में कोई काम नहीं है इसमें। इसमें अगर सिर्फ काम है तो जो आपने 9th 9th में मैथ पढ़ी होगी, समरूप चतुर्भुज, समांतर समरूप त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकता है नाम सुने हो, आपको ना याद हो। त्रिभुज चतुर्भुज का नाम तो जानते होंगे कि 2 त्रिभुज हैं, उनके किसी के कोण बराबर हैं, किसी की भुजाएं बराबर हैं, तो तीसरी चीज़ बराबर होगी, कुछ इस तरह के हिस्से। ठीक है, खाली बस वही लगने हैं, बिल्कुल खाली पढ़ने के लिए, लिखने के लिए आपका थोड़ा बहुत फिजिक्स का यूज होगा। यहाँ पर फिजिक्स का यूज होगा कि यहाँ से किरण गई है, टकराई है, और उसके बाद कहाँ निकली है कि वापस लौट कर आई है, यानी अपवर्तन हो गया है या परावर्तन हो गया है या क्या हुआ, बस इतना सा काम है फिजिक्स का। फिर उसके बाद जब हो गया परावर्तन, आपने चित्रवृत्त खींच लिया, फिर फिजिक्स का कोई काम नहीं है। फिर आपको प्रूफ करना है तो उसमें यही बताना पड़ेगा कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, अतः ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम होगा, समरूप होगा, तो ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, बस मान रखेंगे, निकल के आएंगे। प्रूफ इस तरह के हैं, मतलब प्रूफ बड़े हैं थोड़े, समझ रहे हैं कि मतलब बड़े हैं, 2 पेज 3 पेज इस तरह से होंगे लगभग, लेकिन है कुछ नहीं प्रूफों में, खाली बस क्या है मान रखने हैं और वहाँ से आपको क्या करना है, निकाल कर ले आना है। इस तरह का कुछ हिस्सा है। तो आप जरा इसमें सुनते हैं जो परावर्तन है। तो अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो देखिए यहाँ से ये आपका एक सरफेस है, ठीक है, देखिए ये सरफेस है। देखिए बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आपको कि क्या होना है। जैसे ये है आपका सरफेस, अब ये नीचे देख रहे हैं कुछ लाइनिंग करी जाती है, ये कहा जाता है कि पॉलिश कर दिया गया है या कलई कर दी गई है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका एक पृष्ठ आपका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। एक पृष्ठ बंद हो जाता है तो प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाती है, और जब आर पार नहीं होगी तो कहाँ जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौट कर जाएगी, और जब उसी माध्यम में वापस लौट कर जाएगी तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। ठीक है, परावर्तन के लिए क्या है, ये एक किरण आ रही है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पर कोई किरण आ रही है, ठीक है, ये किरण आपकी आ रही है, अब ये किरण आई, अब होगा क्या प्रकाश में, ये ध्यान रखना, जैसे ही किरण गिरे तुरंत वहाँ पर एक लंब खींच देना होता है, ठीक है, तभी हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे, वरना हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही ये गिरी किरण, हमने क्या कर दिया, इस पर एक लंब खींच दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये यहाँ टकराई है, अंदर तो जा नहीं पाएगी, अब अंदर जा नहीं पाएगी तो कहाँ आएगी, वापस आएगी, तो वापस आएगी। अभी हमें नहीं पता है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस कोण पर होगा, अभी ये कहीं हमने मान लिया ये वापस निकल जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें हैं, 3 लाइनें आपको दिख रही होंगी, ठीक है, 3 लाइनें आप दिख रही हैं, तो इसमें देखिए किसको क्या कहते हैं, इस वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण है यानी इंसिडेंट रे है। इसके बाद इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं या अभिलंब कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली निकली है परावर्तन होके, तो इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। 3 चीजें हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पर हुआ क्या, ये किरण आई है, ठीक है, यहाँ पर टकराई है, और फिर क्या हुई है, वापस चली गई, तो ये घटना परावर्तन हो गई। अगर यहाँ पर आती, टकराती और माध्यम के अंदर चली जाती, समझ रहे हैं, तो उस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, उस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के लिए 2 माध्यमों का होना अनिवार्य है, ठीक है, हालांकि होंगे यहाँ भी माध्यम लोग, लेकिन यहाँ पर एक हिस्सा कलई कर दिया गया है, तो अंदर की तरफ इंटर नहीं कर पा रही। अपवर्तन में क्या होगा, प्रकाश का अंदर जाना, ठीक है,
अनिवार्य है। अगर प्रकाश माध्यम में एंट्री नहीं करेगा तो अपवर्तन की घटना होगी नहीं, क्योंकि अपवर्तन की घटना केवल तभी होती है जब माध्यम बदलता है, समझ रहे हैं। अगर माध्यम नहीं बदलेगा तो अपवर्तन की घटनाएं नहीं होंगी। यानी कभी अगर कोई पूछ ले या एग्जाम में भी पूछ ले कि अपवर्तन के कारण क्या है, तो अपवर्तन का केवल और केवल एक ही कारण है, माध्यम का बदलना। अगर माध्यम बदलता नहीं है तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी, ठीक है। अपवर्तन के कारण मुख्यतः जो अपवर्तन हो रहा है उसका मेन कारण जो है वो क्या है, माध्यमों का बदलना। अब उसके बाद क्या है, निर्वात की अगर बात करें, जब प्रकाश चलता है तो आप जानते होंगे निर्वात में किस वेग से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसी वेग से तो चलता है। ये प्रकाश का अधिकतम वेग होता है, ठीक है। ये क्या है, प्रकाश का अधिकतम वेग है, क्योंकि अगर आप अपवर्तनांकों की बात करेंगे, ठीक है, तो वायु या निर्वात ही है जिसका अपवर्तनांक हम 1 मानते हैं, समझ रहे हैं। बाकी सबके अपवर्तनांक क्या होते हैं, 1 से ज़्यादा माने जाते हैं। तो जब 1 से ज़्यादा मानेंगे, ठीक है, तो जब उसको हम डिवाइड करेंगे n से, यानी v/n, किसी भी माध्यम में जो चाल होती है वो v/n या c/n कह सकते हैं। c क्या है, प्रकाश का वेग है, 3 × 10⁻, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड। नीचे क्या है, अपवर्तनांक है माध्यम का, और अपवर्तनांक सदैव क्या होगा, 1 से थोड़ा बहुत ज़्यादा, कम नहीं हो सकता है, क्योंकि वायु या निर्वात का ही कितना है, 1 है, तो इससे कम तो संभव नहीं है, इससे ज़्यादा ही होगा। तो जब इससे ज़्यादा होगा तो टोटल मान क्या निकल कर आएगा, कम निकल कर आएगा। तो आप इतना हमेशा ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपके कहीं बहुविकल्पी या कहीं काम आ जाएंगी। पता चला कोई माध्यम कह दिया, अब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, ठीक है, कि भाई ज़्यादा होगा कि क्या होगा, कम होगा, वहाँ भूल गए कि इसको हम भाग करें कि गुणा करें। क्योंकि देखिए कुछ जगहों पर आप एक्सेप्ट करें ना करें, हम करते हैं उस चीज़ को। कुछ जगहें होती हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत होता है, जैसे हमने अभी पीछे आपको बताया कैलोरी और जूल। कोई अगर ऐसा हो जिसको कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल तो बताएं। कन्फ्यूजन जब हमें हो जाता है कि कैलोरी से जूल में परिवर्तन के लिए 4.2 से भाग करेंगे कि गुणा करेंगे, या उसको उसमें परिवर्तन करना है तो गुणा करेंगे कि भाग करेंगे, एक बार आपको सोचना जरूर पड़ेगा। जैसे 1-2 बार पहले बताया कि आप चाहे जितना पढ़े लिखे हो, चाहे जितना अंग्रेजी बोलते हो, अगर कहीं दरवाजे पे पुश और पुल लिखा है आप कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे कि खींचना है कि ढकेलना है। एक बार सोचोगे खड़े होके, अच्छा पुल है मतलब धक्का देना है, पुश लिखा है मतलब खींचना है। ये साइंटिफिक है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आप कभी चेक करके देखिएगा, कहीं भी आप जा रहे हो, चाहे जितना आप पढ़ लें अंग्रेजी खाली बैठ के 2-3 दिन पुश पुल याद करो, और जब वहाँ पहुँचोगे गेट के पास तो कन्फ्यूज हो जाओगे कि खींचे ये ढकेलने अंदर, ठीक है। जब एक बार रुकोगे, एक सेकंड के लिए, ठीक है, अच्छा ये लिखा है, तब आपको समझ आएगा कि खींचना है। यानी कम से कम 1-आधा सेकंड जरूर लग जाएगा उसको खींचने और ढकेलने में कि हमको क्या करना है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें चाहे जितना कहा जाए। एक सवाल हमने बताया था आपको, शायद याद होगा, द्विध्रुव, हमने बताया था आपको कि गलत आप ज़रूर करेंगे, फिर हमने लिया था एग्ज़ाम में, ठीक है, पेपर जो आपको दिया था उसमें पूछा था, आपने गलत किया था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको सोचने के लिए मजबूर करती हैं, और हमने उस समय चैलेंज भी किया था इस बात का कि आप ज़रूर गलत करेंगे। आप कुछ लोगों ने कहा था नहीं ऐसा कैसे होगा, ठीक है, कि गलत अब तो स्पेशली नहीं होगा जब आपने बता दिया है, वैसे भले गलती कर देते, लेकिन फिर जब हमने पूछा उस क्वेश्चन को तो फिर आपने गलत किया। तो यानी कहने का मतलब है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साइकोलॉजिकल कि आप उनको जान, ठीक है, कोशिश चाहे जितनी कर लें, ठीक है, आप भूल जरूर जाओगे वहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर बात करेंगे तो कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत रहता है कि क्या है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा वेग अगर होता है तो किसका होता है, प्रकाश का निर्वात में होता है, 3 × 10⁸। कोई भी माध्यम होगा, किसी भी माध्यम में किरण इंटर करेगी तो क्या होगा, वेग उसका घटेगा, ठीक है, वेग क्या होगा, उससे हमेशा कम मिलेगा। जहाँ कहीं ऑप्शन कम वाला हो आप लगा देना डायरेक्ट, या फिर आप क्या करोगे, अपवर्तनांक को भाग कर लेना और वहाँ से, ठीक है, वेग को अपवर्तनांक से भाग कर देना और आपका रिजल्ट निकल आएगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमें दिख रही हैं। यहाँ पर अगर वापस लौटे तो यहाँ पर मुख्यतः आपको क्या दिख रहा है, 3 हिस्से दिख रहे हैं, 3 चीज़ें दिख रही हैं। अब उन 3 चीज़ों में एक ये है, एक ये है और एक ये है। एक क्या है, आपतित किरण है, एक अविलंब है और एक परावर्तित किरण है। अब परावर्तन के नियम होते हैं कुछ, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। अभी अपवर्तन भी जो पढ़ाएंगे उसके भी हैं, परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। एक तो इसमें कितनी चीज़ें दिख रही हैं, 3 दिख रही हैं, कौन कौन सी,
आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। बस ये तीनों एक ही तल में तो है। बस यही पहला पॉइंट है या पहला नियम है परावर्तन का, कि किसी भी बिंदु पर आपतित किरण, उस बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में होते हैं। कभी भी इनका तल परिवर्तित नहीं हो सकता है अगर परावर्तन है। अपवर्तन में हो सकता है चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, वरना तल वल तो चेंज नहीं होते नॉर्मली। तो यहाँ से कहा जाएगा आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम परावर्तन का क्या है, ये देखिए, मान लीजिए ये किरण गिरी तो किसी ना किसी कोण पर गिरी होगी, और हमेशा ध्यान रखिएगा कोण हम कहाँ से नापते हैं, अभिलंब से नापते हैं। ये वाला कोण की बात नहीं करेंगे हम, इस कोण की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा। लाइट में देखिए कठिन कुछ नहीं है, बस खाली 2-4 पॉइंट्स हैं, चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। वो चीज़ें ध्यान रखेंगे, कभी फंसेंगे नहीं इसमें, कि जहाँ कहीं भी हम देखेंगे नापेंगे तो कहाँ से नापेंगे, हमेशा कोण कहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे, यानी अभिलंब से नापेंगे। जैसा भी है, कहीं ऐसे जा रहे हैं तो तिरछा पता चला अभिलंब आ गया, तब भी कोण क्या है, कहाँ से नापेंगे, अभिलंब से ही नापेंगे, और कहीं से कोण नहीं नापे जाने। तो ये मान लीजिए आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, आई कह देते हैं। आर का मतलब है रिफ्लेक्शन, परावर्तन का मतलब है रिफ्लेक्शन, इसलिए उसको क्या कह देते हैं, मुख्यतः आर कह देते हैं। तो यहाँ से आई कोण पर गिरी है और आर कोण पर वापस जाएगी, ठीक है। ये आपका दूसरा नियम है, ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब परावर्तन का नियम, ये आपका दूसरा पॉइंट है परावर्तन का, कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आपका यहाँ से ये घटना हो गई, तो ये आपका इस तरह का दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी बिंदु पर जहाँ पर प्रकाश गिर रहा है, वहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोणों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये हिस्सा आपका यहाँ से अगर देखा जाए तो ये परावर्तन का हिस्सा है, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, ये चीज़ें जो आपको बता रहे हैं हम, ये देखिए इसमें सब में अगर आप कहीं भी देखें तो यहाँ पर क्या है, सीधी रेखा में तो जा रहा है कि ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे तो नहीं जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है। जितनी चीज़ें आप देखते हैं सारी की सारी आपको अभी तक यही पता है कि कैसे चल रहा है प्रकाश, बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, प्रकाश के स्ट्रेट लाइन मोशन को यानी रिज रेखीय पथ को व्यक्त करती हैं। जिसमें क्या हो गया, हाइगेंस से पहले जो अभी हमने टॉपिक लिखे थे यहाँ पर, उसमें हाइगेंस से पहले मतलब प्रकाश का परावर्तन वाली घटना, अपवर्तन वाली घटना, ठीक है। इसके साथ साथ और कौन सी, प्रिज्म वाली घटना, ठीक है। प्रिज्म के बाद प्रकाशिक यंत्रों की घटना। जितने भी प्रकाशिक यंत्र होते हैं सब उसी सिद्धांत पर काम करते हैं कि प्रकाश जाएगा, चाहे कैमरा ले लो चाहे जो कुछ ले लो, सबका सिद्धांत एक ही है, ठीक है। या तो आपतन हो रहा है वहाँ पर, या तो क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ज़्यादातर जो घटनाएं हैं वो परावर्तन की हैं, क्योंकि अगर आपतन होगा तो किरण अंदर जाएगी, अगर हमें वापस कुछ रिजल्ट स्वरूप मिल रहा है तो इसका मतलब है घटना काहे की हो रही है, परावर्तन की हो रही है, ठीक है। तो जितने भी आपने इस तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे, प्रकाशिक यंत्र देखे होंगे, प्रकाशिक यंत्रों में मुख्यतः दूरदर्शियाँ होंगी, सूक्ष्मदर्शियाँ होंगी। अगर प्रकाशिक यंत्रों की बात करेंगे तो मुख्यतः क्या होगा, दूरदर्शियाँ होंगी और सूक्ष्मदर्शियाँ होंगी। ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। मानव नेत्र पर प्रकाश गिरता है तो वो भी यही एक्सप्लेन करती है, उसके हिसाब से भी यही पता चलता है कि कैसे गिर रहा है, सीधी रेखा में आ रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन है इसका, कि प्रकाश गिरा सीधे, कहाँ गिरा, रेटिना पर गिरा। अगर इधर उधर हो गया तो वही दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें आप दोष वाला हिस्सा भी आपको पढ़ना है। अब दोष उत्पन्न कैसे हो गया, क्योंकि प्रकाश आ रहा था, प्रकाश तो इधर उधर जाएगा नहीं कि चला जाएगा, प्रकाश को तो जहाँ गिरना है वहीं गिरेगा आके। समस्या हमारे अंगों में हो गई है, समझ रहे हैं, समस्या क्या हो गई है, हमारे अंगों में हो गई कि यहाँ से अगर चला था प्रकाश, अब उसको क्या करना है, यहाँ पर वो आके फोकस करेगा।
अब क्या है, अगर यहाँ पर हमारा रेटिना पड़ रहा था यहीं पर, तब तो बिल्कुल सही था। अगर रेटिना यहाँ पर नहीं पड़ा तो समस्या होगी। अब रेटिना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, या तो आगे खिसक गया होगा या तो पीछे खिसक गया होगा। अब कैसे खिसक जाएगा रेटिना, तो ये मांसपेशियों की हलचल के कारण होता है, या जैसे कहा जाता है 40 के बाद नॉर्मली चश्मा लगा लेना चाहिए, लगे या ना लगे। क्यों? क्योंकि मांसपेशियाँ थोड़ी ढीली होने लगती हैं। अब मांसपेशियाँ ढीली होने लगती हैं तो उनमें क्या होता है, हल्का बहुत खिंचाव विचाव आता रहता है। कभी कभार क्या करते हैं, हम अपने आप शिफ्टिंग करा देते हैं। अपने आप शिफ्टिंग कराने का मतलब है हम कंफ्यूज कर देते हैं कि आंखें किस लिए हैं, इनको किस एंगल पर देखना है। क्योंकि आपने शायद पढ़ा ही होगा प्रकाश में, सबसे सही नियम जो होता है ये कहा जाता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ा जाए, बिल्कुल स्ट्रेट पढ़ा जाए और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, वहाँ से लिखा पढ़ा जाए। पहली चीज़ तो इस नियम का तो खैर कोई पालन ही नहीं करता होगा। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये छोड़ दो, दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम क्या करते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं लेटेंगे और लेट के ऐसे करेंगे, ये तो होता है पढ़ने का सिस्टम। आँखों का एंगल बदलते हैं। आँखों का एंगल बदलने का मतलब है, आंखें कहती हैं कि सीधे देखो ज़्यादा बेहतर है, आराम भी सीधे ही मिलता है शायद। कभी देखें ऐसे टेढ़े बड़े आराम भी नहीं मिलता, आँखों को परेशान हो जाते हैं, गर्दन और दर्द होने लगेगी। लेकिन आलस इतना होता है कि सीधे बैठ के पढ़ भी नहीं मिलता है। लेकिन आराम यही मिलता है कि सीधे हम अगर लेटे भी हैं, थोड़ी देर मोबाइल इधर उधर देखेंगे, फिर मन करता है इसे ऊपर टंग जाए कहीं, ठीक है कि बिल्कुल, यानी कहने का मतलब है आंखें चाहती हैं कि हम क्या रहें, स्ट्रेट रहें, ठीक है। अगर कहीं ऐसे टंगा है मोबाइल तब तो बड़ा आराम है, ऐसे पकड़े हैं वैसे क्या है, पता चला पिक्चर उच्चर देख रहेंगे, ऐसे टटकाएँ कहीं से अटकाएँ, ये हाथ दर्द, तो इसमें यानी कहने का मतलब हम कोशिश करते हैं कि साइड की बजाय कहाँ रहें, फ्रंट में रहें। लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे एंगल लगाते हैं। अब अगर एंगल लगाते हैं तो क्या होता है, इनके जो त्रिज्या होती है, जो गोला होता है, नेत्र गोला जिसको बोलते हैं, उनकी त्रिज्याएं घिसने लगती हैं एक तरफ, समझ रहे हैं। अब ऐसे है कंटिन्यूस, इधर को ज़्यादा फोकस पड़ रहा है तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, एक तरफ को घिसने लगेंगी। तो जब एक तरफ की घिसने लगेंगी तो समझते हैं, जानते हैं आप कि अब ये है, ऐसे गोला होना चाहिए था, इधर का घिस डाला मार, एक तरफ का अब ये ऐसे हो गया। अब गड़बड़ हो जाएगा कि यहाँ कहीं आ जाएगा, यानी इसका मतलब क्या है, जो ये आ रहा था वो तो यहीं रह गया, ये आपने पीछे बढ़ा दिया। तो जब ये पीछे बढ़ा दिया तो प्रतिबिंब कहाँ रह गया, आगे रह गया। जो आ रहा था, दोष कौन सा उत्पन्न हो गया, आपका निकट दृश्य दोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। ये जानते होंगे शायद दोष, ये जिसमें निकट की वस्तु नहीं दिखती है वो दूर दृष्टि दोष होता है। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष, लगता है निकट का दोष है, निकट का नहीं है, वो दूर का दोष है। वो दिखने के आधार पर डिफाइन नहीं है, वो प्रतिबिंबों के आधार पर डिफाइन है। कि जैसे ये आपका है नेत्रगोला, यहाँ पर रेटिना बनना चाहिए था, अगर प्रतिबिंब यहाँ बन गया है, प्रतिबिंब निकट बन गया इसके, तो ये निकट दृष्टि दोष हो गया। अगर प्रतिबिंब इसके दूर बना जाके है तो इसका मतलब क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। इसके आधार पर वो डिफाइन किया जाता है कि निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। चलिए अब इसको लिखाएंगे, कल से शुरू करेंगे थोड़ा बहुत।